जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2027 में होने वाले हैं उसमें मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किससे मैथ से, ठीक है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज, ठीक है। इसमें मैथ का मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। कैसा क्वेश्चन रहेंगे? मिक्स मतलब जिधर मन तिधर से क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एग्जाम में पूछने टाइप वाला है। और ये एपिसोड नंबर कितना है? 13। जो एपिसोड नंबर 12 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप जाकर के वीडियो को कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखेंगे। इससे पहले मां सरस्वती का आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सवालों को क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, देखेंगे। प्रत्येक एपिसोड में 5 प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। कितने प्रश्न को हल करेंगे? 5 प्रश्न को हल करते हैं प्रत्येक एपिसोड में। ऐसा वैसा प्रश्न नहीं, सब आपके लिए मतलब क्या कहते हैं, एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, यानी कि लाभदायक होंगे। इसमें से जो 5 प्रश्न प्रत्येक एपिसोड में हम लोग जो क्या करते हैं, हल करते हैं। और रेगुलर शाम के 7 बजे कोची आते हैं, वीडियो अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। कहता है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो केंद्रीय कोण कितना होगा? देखेंगे, सबसे पहली बात है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यीय खंड, देखेंगे ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है। और यहां पर केंद्र होगा, और केंद्र से यहां पे परिधि में मिलाएंगे, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये जो केंद्र से परिधि में मिला है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये वाला जो यहाँ पर इस कलर का जो दिख रहा है आपके पास, इस कलर वाला यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग लघु त्रिज्यीय खंड। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यीय खंड। ये जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ त्रिज्यीय खंड। बड़ा तो दीर्घ, लघु मतलब कुछ होता है छोटा, ठीक है। अब ये जो त्रिज्या है इसका लंबाई हमें दिया हुआ है कितना? 42 सेंटीमीटर। तो ये 42 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर होगा। अब कहता है कि और ये इतना बड़ा जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा इस कलर का जो दिखा रहे हैं, ये जो हिस्सा है इसका पूरे का जो क्षेत्रफल है वह दिया हुआ है कितना? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये जो केंद्रीय कोण आएगा, यहाँ पर ये जो थीटा आएगा इस जगह, इसका वैल्यू कितना आएगा, वही हमें क्या करना है? निकालना है। समझ गए? अच्छा, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत, को परेशानी, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखेंगे, हमें लघु त्रिज्यीय खंड का मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखेंगे, सबसे पहली बात है कि क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें त्रिज्या भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है त्रिज्या? त्रिज्या दिया हुआ है हमारा 42 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 42 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ये जो केंद्रीय कोण होता है, ये जो कोण है, इसी का वैल्यू हमें क्या करना है? निकालना है, यानी कि थीटा बराबर वाट, ठीक है। अब देखेंगे, अगर हम यहां से सवाल आपको बनाने का कोशिश करेंगे, शुरू करेंगे, तो देखेंगे, तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लघु त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है कितना? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लघु त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वह होता है थीटा बटे का 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर। और ये कितने के बराबर दिया हुआ है? 462 के बराबर दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब इसमें से पाई का वैल्यू, थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब पाई का वैल्यू जब तक अन्यथा ना कहा जाए
पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, नहीं तो 3.14 दिया हुआ रहता है। अगर वे नहीं लिखा हुआ है तो पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7। अब देखेंगे थीटा का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो थीटा के जगह पे थीटा रहने देंगे और ये बटेगा कितना 360 अगुना ये कितना 22/7 अगुना आर का वैल्यू 42 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो ये 42 गुना कितना हो जाएगा 42, अब बराबर का ये कितना 462। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा कटने वाला है। ठीक है, देखेंगे कौन कौन कटने वाला है। ये 7 से कटने वाला है, 7 42 कटने वाला है। अच्छा ये 6 से कटने वाला है, 6 एका 6, 6 का 36। ठीक है, अच्छा ये 2 से कटने वाला है, 11 दूना 22, 2 से 30 दूना 60। अब फिर ये 6 से कटने वाला है, 6 पंचे 30 और ये 6 सते 42। अब देखेंगे बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं कि नहीं। एक कंडीशन और लिख लेते हैं कि इधर हमारे पास बचा क्या क्या। ठीक है, यहाँ पर हल करते हैं इस जगह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इधर बचा हमारा थीटा बराबर इधर कितना बचा ये 462 गुना ये 5 इधर भाग में है तो बराबर किस पर जाएगा तो किस में बन जाएगा गुना में। अब बटे इधर 11 गुना कितना बचा 7, तो 11 गुना कितना बचा 7। अब देखेंगे अगर हम इसको कटाते हैं तो देखेंगे कैसे कटाएंगे। 11 से ये कट जाएगा, 11 चौक 44 और 11 गुना 22, 44 46 में 22 जाएगा, सॉरी 46 में 44 चल जाएगा तो कितना बचेगा 2 2 और ये 2 मिलके कितना होगा 22 और 11 दूना 22, ये 7 42। तो यहाँ पे कितना आया थीटा बराबर 6 गुना 5 6 पंचे 30 डिग्री, यानी कि थीटा का जो वैल्यू आएगा वे कितना आएगा 30 डिग्री। इसका प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन का आंसर कितना आया 30 डिग्री। ठीक है, क्या आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ कि क्या करना है नहीं करना है। सवाल में जो जो कहता है वही करना है, उसके बाद आपका प्रश्नों का कुछ हो जाएगा हल हो जाएगा। समझ गए। तो हमें केंद्रीय कोण पूछ रहा था तो इस केंद्रीय कोण का मान कितना निकल गया 30 डिग्री। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखेंगे क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कहता है कि 0 से लेकर के कहां तक 50 तक, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहां तक चल जाएंगे 49 और ये कितना हो जाएगा 50। अब ये 0 से लेकर के 50 के बीच में कौन कौन सी विषम संख्या है, ठीक है, उसी का योग ज्ञात करना है। योग बोले तो एन बराबर सूत्र का प्रयोग करेंगे। एन बराबर सूत्र क्या होता है n बटे का 2 इंटू ये 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होगा डी। एगो छोटका वाला और होता है एन बराबर क्या होता है n बटे का 2 इंटू ए प्लस का ए एन, यानी कि इसी का ये छोटा रूप है। जो यहाँ पर है वही ऊपर में भी वही वाला कंडीशन है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए देखेंगे n बटे का 2 चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए, a n चाहिए, तभी तो हम योग ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे अब इसके और इसके बीच में कौन कौन सी संख्या चाहिए, विषम संख्या सब चाहिए। विषम संख्या किसको बोलेंगे, वे सभी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे उसी को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं विषम संख्या। तो 0 हमारा विषम संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमारा अधनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखें ये 0 सम भी आता है। अब यहां से 1 जो है 1 में 2 से पूरा पूरी भाग लगेगा नहीं, तो 1 आ गया हमारा विषम संख्या। 2 में यस सर, 3 में नहीं, 4 में यस सर, 5 उसके बाद कितना 7 उसके बाद 9 डॉट 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 बढ़ते बढ़ते कहां तक चल जाएंगे 49 तक, क्योंकि 50 में भाग लग जाएगा 2 से तो 49 बार में। ठीक है, 49 में नहीं लगेगा इसलिए ये होगा। देखेंगे अब हमें चाहिए यहां से किसका वैल्यू n का वैल्यू, और n बराबर क्या होता है पदों की संख्या। हमें तो पता है कि इसमें 25 n का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, कितना निकलेगा 25। अब 25 को 2 बार गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 625। इसका योग ज्ञात हो जाएगा, यानी कि लगातार विषम संख्याओं का योग हम अगर हमें ज्ञात करना है लगातार मतलब क्या शुरू से प्रथम से। ठीक है, यानी कि प्रथम n प्राकृत
प्राकृत विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो यहां से अगर हम विषम संख्या का योग ज्ञात करेंगे तो जो विषम संख्या है उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कुछ होगा, आंसर आ जाएगा। अब यहां से देखेंगे हमारा क्या क्या है, यहां से अब n का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो a का वैल्यू कितना 1, d का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में से पहले पद को घटा देंगे तो कितना, यानी कि दूसरे वाले में से पहले पद को घटा देंगे, तीसरे वाले में से दूसरे पद को घटा देंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें ये अंतिम पद पर है 49, तो ये ए एन का वैल्यू कितना हो गया 49। हमें एन का वैल्यू चाहिए, एन बराबर व्हाट, ठीक है, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा वही हमें कोची करना है, ज्ञात करना है। तो a n बराबर जो सूत्र होता है वो होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 और इनटू में क्या होगा d होगा कि नहीं हमारा। अब ध्यान देंगे a n के जगह पे कितना रख देंगे 49 बराबर a के जगह पे कितना 1, अब प्लस n का वैल्यू नहीं पता n माइनस 1 और d के जगह पे कितना 2, ये प्लस में इधर आकर के किस में माइनस में, तो ये 49 माइनस 1 बराबर ये n माइनस 1 और इनटू में कितना यहाँ पर 2। अब 49 में 1 चल जाएगा कितना बचेगा 48 और बटे का ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना में है तो इधर आकर के किस में बन जाएगा भाग में। तो बराबर इधर क्या बचेगा n माइनस 1, 2 से कट जाएगा कितने बार में 24 बार में। तो यहां से लिखेंगे क्या लिखेंगे n बराबर ये 24 प्लस का 1 हो जाएगा। देखें इधर 24 ये माइनस का 1 है, इधर आकर के किसमें प्लस का 1, तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। तो n बराबर कितना आ गया 25। हम पहले भी बोले थे कि इसमें n का वैल्यू कितना आएगा 50, वो कैसे आएगा वो भी बताएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। चलना रे, क्या करेंगे, थोड़ा सा बजट कम है इसलिए धोखो 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 करता है ये, ठीक है। देखेंगे अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें a का वैल्यू पता है कितना, a का वैल्यू 1, d का वैल्यू कितना 2, n का वैल्यू कितना 25 और a n का वैल्यू कितना 49। अब देखेंगे a और a n पता है तो n भी पता है, ये छोटका वाला सूत्र का कोची कर लेंगे प्रयोग कर लेंगे। तो छोटका वाला सूत्र ये एस n बराबर क्या होता है n बटे का 2 इंटू a प्लस का a n, यही होता है हमारा। अब देखेंगे यहां पर कितना लिखेंगे s 25, यानी कि इसमें कितने पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं 25 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं। तो n के जगह पे कितना 25 बटे का 2 इंटू a के जगह पे कितना 1 और ये प्लस का कितना 49 होगा हमारा। तो S25 बराबर ये कितना 25 बटे का 2 गुना में कितना 50 होगा, क्योंकि 49 और 1 को जोड़ देंगे तो 50, ये कितने बार में कट जाएगा 25 बार में। तो S25 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 25 गुना में कितना 25, तो S25 बराबर कितना हो जाएगा 625, यानी कि 0 से लेकर के 50 के बीच में विषम संख्याओं का कुल योग कितना हो गया 625। इसका आंसर यही आ गया, ठीक है। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, क्या रख लीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे अगर आपको 0 से लेकर के 50 तक के बीच में अगर के को सम होगा, ठीक है, और के को विषम होगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें 0 से 50 लेके 25 गो सम और 25 गो कोची आएगा विषम, 25 गो सम आएगा और 25 गो क्या आएगा विषम आएगा, ठीक है। जैसे कि हम छोटका संख्या लेते हैं पहले, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 से लेकर के 10 के बीच में देखेंगे। अब देखेंगे 0 1 3 5 7 9 क्या को हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या को हुआ 5 गो। तो 0 से लेकर के 10 के बीच में 5 गो सम 5 गो विषम, तो वही क्रिया उसके भी साथ में होगा। 0 से 50 के बीच में तो 25 गो सम होगा और 25 गो क्या होगा विषम होगा। तो अब लगातार यहाँ पर विषम संख्याओं का योग पूछे तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 गुना 25, अब बराबर का कितना 625, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है।
यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कि कैसे हम डायरेक्ट निकालेंगे? ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है, आप लोग मेहनत करके अगर इसको बनाना चाहते हैं तो बनाएंगे। ठीक है, देखेंगे कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। करो ये क्या होता है? करें होगा नूनू, ठीक है, इस जगह ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे कारो लिखा गया है। ठीक है, कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु 2,3 कितना दिया हुआ है? माइनस का 2,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो कि इतना इतना मिलाने वाली रेखाखंड। सबसे पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ठीक है, और ये बिंदु क्या है? बी है। ये एक रेखाखंड हमने बना लिए। ए का निर्देशांक दिया हुआ है कितना? माइनस का 2,7 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना? 4,-3। ठीक है, अब कहता है कि इसको मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहां पर कोई एक ऐसा बिंदु होगा, ठीक है, ए से बी के बीच में कहीं पर कोई एक बिंदु ऐसा होगा, मान लेते थे यहाँ पे बिंदु क्या है? पी। ठीक है, अब ये जो बिंदु पी है इसको ना 2:3 में विभाजित कर देता है, यानी कि छोटा 2 होगा, बड़ा 3 होगा, इसलिए इधर हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि यही जो बिंदु P है इसका मान लेते हैं x, y। अब ये जो x, y है इसी का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। कुछ ज्ञात करना है? निर्देशांक, यानी कि यहां पर कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा? विभाजन सूत्र का प्रयोग होगा। किसका सूत्र का प्रयोग होगा? विभाजन सूत्र का। देखेंगे इसको x1 और इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे? y2। अब देखेंगे विभाजन सूत्र जो होगा किसके लिए होगा? बिंदु P के लिए। अच्छा, इसको मान लेते हैं M1 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं? M2। क्या मानते हैं? M2। ठीक है, देखेंगे विभाजन सूत्र किसके लिए? बिंदु P के लिए, x, y। विभाजन सूत्र देखेंगे क्या होगा? M1 के साथ में x2 को गुना करेंगे और प्लस M2 के साथ में x1 को गुना करेंगे और फिर M1 प्लस का कितना हो जाएगा? M2। ये किसके लिए निकलेगा? x निर्देशांक के लिए। किसके लिए निकलेगा? x निर्देशांक के लिए। ठीक है, विभाजन सूत्र समझ गए कि M1 के साथ में किसको? x2 को, और फिर M2 के साथ में किसको? x1 को, अब बटे M1 प्लस का M2। ये किसके लिए? x निर्देशांक के लिए। अब y निर्देशांक के लिए क्या करेंगे? M1 के साथ में Y2 को गुना करेंगे। किसको? Y2 को, अब फिर प्लस M2 के साथ में किसको गुना करेंगे? Y1 को। ठीक है, अगर M2 है तो Y1 होगा, अगर M1 है तो Y2 होगा, और निचवा में क्या रहेगा हमारा? M1 प्लस का क्या रहेगा? M2। ठीक है, देखेंगे तो अब यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि P इंटू एक्स, y बराबर M1 का वैल्यू कितना? 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना? 4। ठीक है, फिर प्लस M2 का वैल्यू कितना? 3 इंटू x1 का वैल्यू कितना? माइनस का 2। अब बटे का यहां पर कितना हो जाएगा? ये 2 प्लस का 3, क्योंकि M1 का वैल्यू 2 है और M2 का वैल्यू कितना है? 3 है, तो वहां पर लिख दिए 2 प्लस का 3। ये x निर्देशांक के लिए। अब y निर्देशांक के लिए देखेंगे, M1 का वैल्यू कितना? 2, y2 का वैल्यू कितना? माइनस का 3 अब प्लस M2 का वैल्यू कितना है? 3, और उसके बाद y1 का वैल्यू कितना है? 7, और बटे का कितना? ये 2 प्लस का 3 आ गया हमारा। अब देखेंगे, अब इधर इसको हल कर लेते हैं। अच्छा, सब कोई साथ में घसक गया, कोई बात नहीं है, सबका बदला लेगा। ठीक, अब आगे देखेंगे यहां पर। अब इसको कैलकुलेशन को हल करते हैं। देखेंगे अब यही वाला लिखेंगे, पहले कंडीशन P इंटू ये x, y लिखेंगे। अब देखेंगे ये 2 गुना 4 कर देंगे तो दोनों के आगे में प्लस है, तो 2 चौके 8। ठीक है, उसके बाद ये 3 के आगे में प्लस, 2 के आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 दूना 6, माइनस का 6 बटे का कितना? 5। अब यहाँ पे
3 के आगे में माइनस, 2 के आगे में प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6, माइनस का 6। अब ये प्लस ये भी प्लस, तो 3 सते 21, प्लस का कितना 21, अब बटेगा कितना 5। तो अब यहाँ पे अगला कंडीशन लिखेंगे, यानी कि x, y बराबर 8 में 6 गए कितना 2 बटेगा 5 होगा हमारा। अब देखेंगे 21 के आगे में प्लस, 6 के आगे में माइनस, प्लस माइनस माइनस, घटने का क्रिया होगा, 21 में 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15। अब बड़का साइन माइनस का है तो इसके आगे में सॉरी बड़का साइन प्लस का है तो इसके आगे में प्लस का, और बटेगा कितना 5। कटने वाला होगा तो कटा देंगे, नहीं तो यहां भी छोटा कर सकते हैं, और नहीं तो अगर इसको हमको बटे में नहीं रखना है तो क्या करेंगे देखेंगे, इसको नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 5 का एलसीएम कितना 5, तो इसमें भी 5 गुना कर देंगे और इसमें भी कितना गुना कर देंगे 5। ठीक है, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारा कितना आएगा p इंटू एक्स कोमा वाई बराबर ये 2 कोमा कितना 15, यानी कि ये इसका जो p का जो निर्देशांक आ गया ये कितना आ गया 2 कोमा 15। यही हमारा कौची हो गया आंसर, क्या आ गया हमारा यही आंसर। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन एगो कन्फर्म है कि पूछेगा, पक्का क्या होता है पूछता है, सिद्ध करने वाला कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस टाइप का एगो एग्जाम में कन्फर्म है कि पूछेगा। इसको आप लोग आपको बोले तो या तो रट्टा मार लीजिए या तो इसको बना लीजिए। ठीक है, या तो बनाने का टेक्निक समझ जाइए कि क्या होता है, जो कि यहाँ पे सीख लीजिएगा कि किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, कोई भी चीज सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, उसका उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को सिद्ध करते हैं तो क्या मानते हैं, उसका उल्टा। ठीक है, जैसे कि ये एक अपरिमेय है तो मानेंगे कि ये हमारा क्या है परिमेय। ठीक है, जैसे कि माना कि 5 प्लस का √3 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए पहले ये अपरिमेय था, अब इसको कौन सी मान लिए अपरिमेय। क्या मान लिए अपरिमेय। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अच्छा, जब परिमेय संख्या है तो इसको किसके रूप में लिखते हैं, 5 + √3 बराबर p/q, इस प्रकार से लिखते हैं कि नहीं। आज जहां क्या रहता है q = 0, क्या रहता है q = 0, यहां पर p व q कौन सी संख्या है, सअभाज्य। कौन सी संख्या है, सअभाज्य। अच्छा, सअभाज्य कहने का मतलब क्या होता है कि वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना हो 1, महत्तम समवर्तक कितना हो 1, उसी को बोलते हैं हम लोग कौची, सअभाज्य। क्या बोलते हैं उसी को, सअभाज्य। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अब देखेंगे, अब इस जगह से क्या करना है कि इसमें ठीक है परिमेय संख्या को एक बगल और अपरिमेय संख्या को एक बगल, यानी कि रूट वाले को एक बगल और बगैर रूट वाले को क्या करना है, एक बगल कर देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ये ध्यान जरूर रखिएगा कि जो रूट में रहेगा उसके आगे में प्लस का साइन होना चाहिए। उसके आगे में किसका साइन होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे ये √3 प्लस में है तो इसको इसी पार में रख करके क्या करेंगे, इसको ये √3 बराबर ये p/q माइनस का कितना 5, क्योंकि ये 5 प्लस में उधर जाकर के माइनस में, कुछ नहीं तो निचवा में 1। तो यहां से लिखेंगे क्या कि √3 बराबर q और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा q। q से q कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। 1 गुना p करेंगे तो कितना हो जाएगा p माइनस 1 से q में भाग देंगे कितने बार में, q बार में। और q गुना 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5q। कितना हो जाएगा 5q, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सअभाज्य होता है ना, उसको हम पूर्णांक संख्या भी बोलते हैं।
ठीक है। अब देखेंगे अगर किसी भी दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, हमारा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। लेकिन भाग देने पर कभी कभी पूर्णांक होता है तो कभी कभी परिमेय संख्या भी आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो दो पूर्णांक संख्या है, जैसे कि 3 गुना 5 करेंगे, 3 पचे 15, मान लो कि 2 घटा दिए तो कितना आ गया, 13। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, यानी कि दो पूर्णांकों को अगर हम जोड़ते, घटाते, गुना करते हैं तो पूर्णांक संख्या ही मिलता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त हो जाता है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, अतः लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे, चूंकि, चूंकि P व Q एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। यह तो सिर्फ पूर्णांक भी लिख सकते हैं, वहां पे एग्जामिनर समझ जाएगा कि क्या है। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 5 - 5Q भी एक पूर्णांक है। एक क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। ध्यान देंगे कैसे कि P - 5Q, अगर एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में घटाते हैं, गुना करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होता है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। लेकिन यहां पे लिखेंगे इस जगह, ठीक है, इसको इधर घसका लेते हैं, तब लिखने में थोड़ा सा आसान होगा। अटकना दे, ठीक है। देख लेते हैं यहां तक। देखेंगे, अब यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P - 5Q भी पूर्णांक है। अब यहां पर लिखेंगे अतः, अतः कितना है, P - 5Q, P - 5Q बटे का Q, ठीक है। एक पूर्णांक को एक पूर्णांक से भाग देते हैं तो कभी पूर्णांक होता है तो कभी क्या होता है, परिमेय हो जाता है। तो P - 5Q बटे Q एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, यहां पर ध्यान देंगे, जो हम पहले माने थे वही आया कि नहीं, ठीक है, वही आया कि नहीं। लेकिन समीकरण फर्स्ट को देखेंगे, इधर ये √3 जो कि अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकता है? क्या एक अपरिमेय संख्या, क्या एक परिमेय संख्या, ठीक है, आपस में बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, लेकिन समीकरण फर्स्ट से, कहां से, समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि P माइनस का 5Q अब बटे का Q और बराबर का √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, अब दिखाएंगे अतः, अब हम जो माने थे, ठीक है, अब जो हम पहले माने थे, अतः पूर्व किए गए कथन, पूर्व किए गए कथन, कथन का विरोधाभास है। कौची है, विरोधाभास है, ठीक है। अतः पूर्व किए गए कल्पना, पूर्व किए गए कल्पना, कल्पना कौची है, गलत है। पूर्व किए गए कल्पना क्या है, गलत है। पूर्व किए गए कल्पना क्या है, गलत है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 5 प्लस का √3 एक
परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या नहीं है तब ये कौन सी संख्या होगा? तो यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि अतः 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें कोची करना था, प्रूव करना था, जो कि कर दिए। इतना सा एग्जाम में लिखिएगा, एक नंबर भी आपका क्या होगा, नहीं कटेगा, एक जरा सा भी नंबर क्या होगा, नहीं कटेगा। ठीक है। तो आप लोग को किस तरह से लगा सवाल कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। अब इस एपिसोड नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि लास्ट सवाल है, उसको हल करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये भी लॉलीपॉप है, ये भी एग्जाम में पूछने लायक है। ठीक है। देखेंगे, कहता है कि tan a बराबर रूट 3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बटे का 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखेंगे क्या दिया हुआ है। tan a बराबर कितना दिया हुआ है, रूट 3। कितना दिया हुआ है, रूट 3। इधर साइन है और कॉस है। अच्छा, tan a बोले या तो थीटा रहे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, tan थीटा बराबर कुछ होता है लंब बटे आधार, कुछ नहीं तो इसके निचवा में कितना दे सकते हैं, एक, जो कि ये किसके बराबर है, लंब बटे आधार के बराबर है ना हमारा। ठीक है। अब देखेंगे, अच्छा, जहां tan थीटा के बारे में बात हो वहां पर समकोण त्रिभुज बनता है, और जब समकोण त्रिभुज बनता है तो एगो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। हम इसको मान लिए ए, ठीक है, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी। ये कोण 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को बोलते हैं हम लोग कौची, कर्ण। ठीक है। और ये मान लिए थीटा, इसके जस्ट सामने वाले भुजा को क्या मानते हैं, लंब। क्या मानते हैं, लंब। तो ये हो गया हमारा क्या, कर्ण। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया लंब। अच्छा, लंब और कर्ण पता हो गया, तो तीसरा क्या होगा, आधार। क्या होगा तीसरा, आधार। ठीक है। अब देखेंगे, अब यहां पे लंब का वैल्यू कितना, रूट 3। ठीक है। आधार का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, कितना, 1। अब हमें कर्ण नहीं पता, क्योंकि कॉस और साइन में कर्ण होता है। ठीक है। साइन थीटा बराबर कुछ होता है आधार बटे का लंब बटे का कर्ण। ठीक है, लंब बटे का कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे का कर्ण। तो लंब और आधार तो है, लेकिन कर्ण नहीं है। अब हमें कर्ण का कुछ करना है, वैल्यू निकालना है। तो अब यहां से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या कहता है कि इस भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, दोनों का योग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखेंगे, यहां पर पता चल गया कि लंब कितना है, आधार कितना है। अब चाहिए यहां पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण कौन सी भुजा है, एसी भुजा है। तो यहां पर कौची हो जाएगा, ये एसी का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा, रूट 3, तो ये रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस आधार कितना है, 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर कौची हो जाएगा, एसी का स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो ये AC का स्क्वायर बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये AC बराबर अंडर रूट का कितना, 4। तो ये AC बराबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो हमारा जो कर्ण निकल गया वो कितना निकल गया, 2। ठीक है। अब देखेंगे, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है, लंब भी पता है। अब ये जो गदऊ दिया हुआ है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे, अब इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बटे का 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, इसके जगह पे, किसके जगह पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और बटे जो नीचे है इसको भी बदल सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, तो 3 माइनस क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनाएंगे इसको। अच्छा, साइन थीटा बराबर कौची होता है, नहीं कुछ आता है तो एजा लिख लो, एल ए एल डबल के ए का, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ठीक है। तो लंब बटे का कर्ण किसका होता है, ये होता है साइन का, साइन का लंब बटे का कर्ण, लंब कितना है √3, ठीक है, लंब कितना है √3 बटे, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे लंब का वैल्यू कितना है √3, अब बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना 2, और इसी पे पावर कितना 2, और बटे बड़का बटे ये 3 माइनस, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं √3 बटे 2 का कोची हो जाएगा होल स्क्वायर होगा हमारा। यहाँ पर हल कर देते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 दूना 4, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर में 3 बटे का 4 बटे ये 3 माइनस ये भी 3 बटे का 4 होगा, जो क्रिया ऊपर में वही क्रिया ये, तो 3/4 होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 दूना 4 बचेगा क्या 3, 3/4। अब अगर हम ऊपर वाले को लिखेंगे पहले, ठीक है, 3 बटे का कितना 4 और बटे ये 4 तिया 12, ठीक है। अब यहाँ पे अगर भिन्न का जोड़ बनाएंगे 3 माइनस 3 बटे का 4, कुछ नहीं तो निचवा में 1 1 4 का एलसीएम 4 4 तिया 12 माइनस 3 अब बराबर 9 बटे का कितना 4, कितना आ जाएगा 9 बटे का 4, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे 9 बटे का 4। अब ये बड़का बटे है, अब बटे को ये जो भाग है भाग को किस में बदलेंगे, गुना में, किस में बदलेंगे गुना में, तो नीचे वाला संख्या ऊपर और ऊपर वाला संख्या कहाँ चल जाएगा नीचे, तो ये 3 बटे का 4 अगुना 4 बटे का 9। अब इसको कटा सकते हैं, देखेंगे इसको कटाएंगे, ये 4 से 4 कट गए, 3 एका 3 3 तिया 9, तो कितना आ गया वैल्यू 1 बटे का 3, कितना आ गया 1 बटे का 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगर यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से आपको सवालों को हल किए, ठीक है। तो आज इतना ही, तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।